नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं जो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन के जो जो स्ट्रगल्स हैं उनसे कैसे निकलना है, और जो 2024 को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, जो टारगेट लेके स्टार्ट कर रहे हैं कि इस साल अपने को जॉब लेना है, उनके लिए बहुत बहुत वैल्यूबल इनसाइट सजेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सोनाली, थैंक्स लॉट यार समय निकालने के लिए, सब स्टूडेंट से बात करने के लिए। तो एक बार आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आपने कौन सा एग्जाम इस बार क्लियर किया और आपकी क्या जर्नी रही, वो सारी चीजें थोड़ा सा ब्रीफ में बता। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मैं सोनाली दास। मैंने इस बार एसबीआई पीओ 2023 के जो एग्जाम थे वो क्लियर किए हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2018 में, जब मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद ग्रेजुअली मैं सारे बैंकिंग एग्जाम दिए। उसके बाद जो जो एग्जाम थे, जितने भी एलआईसी हो, स्टेट के एग्जामों में आसाम से हो, जितने भी एग्जाम में मैंने सारे दिए। किसी में मैं प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुई, किसी में मेंस में क्वालिफाई हुई। आरआरबी पीओ 2 टाइम्स मैं इंटरव्यू में गई, बट वो क्वालिफाई नहीं हो पाई। बट फाइनली सर, इस बार मेरा एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हो गया। तो जैसे कि सोनाली ने बताया कि फाइनली एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हो गया, मतलब 5 to 6 इयर्स की स्ट्रगल है, जिसके बाद अपने बैंकिंग एग्जाम के, जिसको पिनेकल बोलते हैं कि सबसे डिफिकल्ट तो एसबीआई पीओ ही है, चाहे कुछ भी बोल दो, तो वो उन्होंने इस बार क्लियर किया है। तो उसके लिए कंग्रेचुलेशंस। अब अपने बारी बारी से सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज अपने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्वांट्स का अपना बता दो, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या सोर्सेज थे, सारी चीजें। सर क्वांट्स तो मेरा मतलब मुझे क्वांट से बहुत डर लगता था। अभी भी मैं डरती हूँ क्वांट से। तो क्वांट्स के लिए मैंने पर्टिकुलर किसी एडुकेटर को फॉलो नहीं किया। मैंने बहुत सारे एडुकेटर को फॉलो किया है। जैसे मैंने आशीष अरोड़ा सर को फॉलो किया है। मैंने हर्षल अग्रवाल सर के जो 365 डीआई सीरीज फेमस है, मैंने वो किए। फिर एक कौशिक मोहंती सर है, मैंने उनको फॉलो किया। मतलब मुझे क्वांट्स पे जहाँ पे जो मिला था मैं सब करती थी। मतलब क्वांट्स के लिए कोई पर्टिकुलर एक टीचर नहीं था, मैंने बहुत जन से किए। प्लस मॉक टेस्ट तो सर है ही, मॉक टेस्ट में से मैंने बहुत प्रिपेयर किया। अच्छा, आपकी प्रिपरेशन के टाइम क्वांट्स में आपको ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगा? जैसे कि अर्थमेटिक है, डीआईज है, तो उसमें आप कैसे, मतलब कैसे इंसान डीआईज की, अर्थमेटिक की, इन पोर्शंस की कैसे प्रिपरेशन करे, थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं। सर अरिथमेटिक में पहले क्या है ना, पहले मैंने हर एक चैप्टर को प्रैक्टिस किया था। तो चैप्टर प्रैक्टिस करने के बाद मैंने हमेशा मॉक लगाए, और मॉक में अगर मुझे कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होता तो मैं फिर से वो चैप्टर रिवाइज करती थी। वैसे मैंने अरिथमेटिक किया। और डीआई के लिए मैं मॉक से हमेशा करती थी। मॉक ही मेरा मेन सोर्स रहा है। तो मॉक में आपने कौन कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी थी, वो भी बताइए। सर मैंने ऑलिव बोट और टेक्स्ट बुक परचेज किए थे, बट ऑलिव बोट से मैंने हम ज्यादातर प्रैक्टिस मेरा ऑलिव बोट से ही था। चलिए जी, चलिए जी, तो ऑली बोर्ड और टेक्स्ट बुक, ये दो बताया आपने, है ना? यस सर, यस जिसमें सर। ऑली बोर्ड का ज्यादा, तो आप कितने मेंस के लिए कितने मॉक दिया करते थे, मतलब जब आप फुल प्रिपरेशन पे होते थे? सर मेंस के लिए मुझे कभी भी याद नहीं है कि मैंने एक मतलब 2-3 घंटा बैठ के मॉक दिया है। मैं हमेशा मॉक को सबमिट करके देती थी। जस्ट इंग्लिश सेक्शन को देती थी मेंस में। उसके बाद उसके सबमिट करके मैं सारा सॉल्यूशन सॉल्व करती थी, क्वेश्चन देख देख के। तो अच्छा, मैंने फुल मतलब बैठ के सिटिंग में मॉक नहीं दिया है मेंस के लिए। ठीक है, तो सबमिट करके आप प्रैक्टिस फॉर्म में यूज किया करते थे। ठीक है, तो ये तो यस सर, क्वांट्स यस। का हो गया। और क्वांट्स का। क्वांट्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों का आपने बता दिया कि सोर्सेज बता दिए। और प्रीलिम्स में भी आप ऐसी मॉक के थ्रू ही करते थे या फिर कोई टीचर्स की क्लासेस वगैरह भी लगाते थे? सर क्लासेस मैंने बताया है ना, वो आशीष अरोड़ा सर, हर्षल अग्रवाल, मैं सबको फॉलो करती थी। क्वांट्स अच्छा, के लिए कोई सबकी क्लास, पर्टिकुलर हाँ, जहां जहां से आप। जहाँ से मुझे समझ में आते थे मैं सभी फॉलो करती थी। चलो जी, बढ़िया बढ़िया। देन और आशीष हाँ जी। सर मैं ऐड करना चाहूंगी, आशीष अरोड़ा सर की जो एक पीडीएफ आते हैं डेली, वो पीडीएफ भेजते थे। अच्छा मतलब हाँ, प्रीलिम्स के लिए वो मैं करती थी। वो मैंने बहुत किया है। अच्छा अच्छा, वो आपने प्रूव किया है। चलो बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। अब अपने आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश की आपने कैसे प्रिपरेशन की, क्या सोर्सेज रहे, और बच्चों के लिए क्या क्या सजेशन है, वो थोड़ा डिटेल में बताएं। तो इंग्लिश में मैं बोलूँगी मेनली है रीडिंग। आप क्लासेस जितने भी लगाओ, आपको रीडिंग हमेशा करनी ही पड़ेगी। मैं इंग्लिश के लिए हमेशा एडिटोरियल पढ़ती थी। एडिटोरियल मेरा फिक्स था। मैंने एडिटोरियल किया, और मेंस में जैसे आपको बताया मैंने कि मैं सिर्फ इंग्लिश की ही मेंस की मॉक टाइमिंग के साथ करती थी, उसके बाद सबमिट वही था। और मैंने इंग्लिश के लिए मैंने अनअकैडमी परचेज किया था कुछ दिन के लिए। तो मैंने निमिषा मैम को बहुत फॉलो किया था, उनकी स्ट्रेटेजी बहुत काम आती है। उसके बाद जब मेरी अनअकैडमी खत्म हो गई, तो उनकी फ्री क्लास जो है मैं वो देखती थी, और एरो डिटेक्शन प्लस वो कराते थे, मैं वो देखती थी। वही वही था मेरी इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में आपका अटेम्प्ट वगैरह कैसा था? जैसे लेट्स से एसबीए पीयू मींस की बात कर लेते हैं, इंग्लिश में आपने कितना अटेम्प्ट किया था? तो इंग्लिश में मैं 28 अटेम्प्ट किया था। 28? वाह यार, फिर तो बढ़िया अटेम्प्ट, अच्छा अटेम्प्ट किया था। चलो जी, वेरी गुड। तो इंग्लिश के लिए, और जैसे ज्यादातर बच्चों की मेरे पास क्वेरी आती है कि सर इंग्लिश का कुछ सजेशन दीजिए, इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, हमारी इंग्लिश में नहीं बैठता। या फिर कोई नया बच्चा, कोई बिगिनर है जो इस साल बैंक एग्जाम्स की इंग्लिश करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि किस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाए? तो बिगिनर के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, निमिषा मैम वो एडिटोरियल की क्लास लेती है, बिगिनिंग सुबह मॉर्निंग क्लास होती है, पहले वो फॉलो करे। वो एक बार देख ले, जब वो यूज टू हो जाएगी तो खुद से एडिटोरियल पढ़े। जब तक हम खुद से नहीं पढ़ते तब तक इंग्लिश समझ में कभी भी नहीं आएगी। और रीडिंग इज मस्ट, इंग्लिश में रीडिंग आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, रीडिंग रीडिंग। से हाँ, समझ में आता है। रीडिंग में भी एक डाउट बच्चों का बड़ा आता है, काफी पूछते हैं कि सर रीडिंग करते टाइम बैठ के हम सारे वर्ड्स देख देख के नोट करके कॉपी में लिखें, या फिर कोई और तरीका है, या बस देख के छोड़ दें, कैसे करें?
सर इनिशियली मैंने भी सारे वर्ड्स को नोट डाउन करके रिवाइज किया था, बट वो ऐसा बहुत दिन नहीं चलता है, 1-2 महीना आप कर लोगे उसके बाद नहीं होता है। हाँ। तो मैं जो जो वर्ड मुझे समझ में नहीं आती थी, मैं ट्राई करती थी वो वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो एस्पेक्ट पकड़ने के लिए, उसके बाद मैं गूगल पे जाके जैसे एक बार वो मीनिंग देख चेक कर लेती थी। वही मेरा था वर्ड्स का। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये इंग्लिश का हो गया। अब अपने जनरल अवेयरनेस का बता दो, जनरल अवेयरनेस कहाँ से प्रिपेयर किया, कैसे किया? और देखो जनरल अवेयरनेस की भी अभी से मेरे पास क्वेरी आने लगी कि सर करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस इनका लेटेस्ट एग्जाम होगा, और आरआरबी पीओ मेंस जाके होगा आई थिंक सितंबर में होगा, या अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में ही है। तो क्या अभी से फरवरी मार्च जनवरी के ही करंट अफेयर्स पढ़ते रहना सही है? कितने महीने पहले तक का पढ़ें और कितना पढ़ें, ये सारी चीजें आप बताइए। सर जनरल अवेयरनेस मेरा भी बहुत वीकर सब्जेक्ट था। जो जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि आप कपिल काटपाल सर को देखो, कपिल काटपाल सॉरी गौरव गर्ग सर, सॉरी गौरव गर्ग सर को देखो। तो मैं गौरव गर्ग सर को सितंबर से फॉलो कर रही हूँ, उनकी एक बैंकिंग अवेयरनेस वो वीडियो आती है, मैं ना सर लिटरली उनकी वीडियो 1.5 आवर की होती है, मैं उसको नोट करती थी बैठ बैठ के, उसमें मुझे 5 to 6 आवर लग जाता था, बट मैंने एक एक पॉइंट उन्होंने जो बताया सारे नोट किया और मैंने सिर्फ वही रिवाइज किया। जो बैंकिंग अवेयरनेस कोर्सेस है और उनकी जो बेस्ट 300 सीरीज है वो मैं से वीडियो देखती थी, और बैंकिंग अवेयरनेस मतलब जो जो सर बता रहे थे विद एग्जाम्पल में डिक्टो नोट करती थी। वही मेरा सोच था जीए का। और क्या जैसे एग्जाम के कितने महीने पहले तक के आप करंट अफेयर्स किया करते थे? 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कितना? सर एसबीआई पीओ मेरा दिसंबर था, तो मैंने सितंबर से प्रिपेयर किया था, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 4 मंथ्स। चलो फोर गुड। मंथ सर मैंने एक ही सोर्स पकड़ा और मैं बैंकिंग, मुझे पता था कि एसबीआई पीओ में बैंकिंग अवेयरनेस से ज्यादा पूछने वाले हैं, तो मैं बैंकिंग अवेयरनेस को मतलब सर ने जैसे जैसे बताया, मैंने शायद एक मंथ को मैंने 10-15 बार रिवाइज किया होगा, मतलब वो बैटिंग के बाद। तो वो मेरे ब्रेन के अंदर था कि मतलब ये मैं नहीं छोड़ सकती। चलो जी, वेरी गुड। तो 4 मंथ्स तब हम पहले जब और डेली कितना टाइम देते थे, ये भी बता दो थोड़ा। सर इनिशियली जब मैंने बताया ना एक वीडियो लिखने में मुझे 5 to 6 आवर तो लगता ही था, तो वो मैं 2 दिन में 2-3 दिन में कंप्लीट करती थी एक वीडियो, मतलब एक मंथ की वीडियो। अच्छा। मेरा ऐसा था कि मैं उनको फॉलो करूंगी, एकदम रिगरसली फॉलो करूंगी, उससे पहले मैं फॉलो नहीं करती थी, सितंबर से मैं फॉलो कर रही हूँ गौरव सर को। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और आई थिंक जीए की वजह से मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, जीडी अच्छा गया, उनके टॉपिक वही से आए थे। और मेरा तो वो ये एसबीआई पीओ शायद उसी की वजह से क्लियर हुआ होगा। ओके, कितना अटेम्प्ट था आपका जीए में? जीए में सर मेरा 16 अटेम्प्ट था और सारे राइट थे। 16 अटेम्प्ट, यार वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली सोनाली कह रहे हैं कि कम मंथ का करो पर पूरा डिटेल में इन डेप्थ करो, क्योंकि आजकल वैसे सवाल नहीं आते कि ऊपर ऊपर से कुछ भी पूछ लिया। टॉपिक्स ही आपको ऐसे लगेंगे देखने में कि यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, पर फिर भी आप रिकॉल ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने डेप्थ में नहीं पढ़ रखा। क्योंकि आजकल स्ट्रक्चर भी अलग अलग एग्जाम्स में जैसे यूपीएससी स्टाइल में जैसे पूछे जाते हैं ना, उस तरह का स्ट्रक्चर आते हैं। तो इन डेप्थ पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि यार कोई तीसरा बंदा आके आपसे उस टॉपिक के बारे में पूछ लेना, आपको इनसाइड आउट सब पता होना चाहिए। तो कम चाहे मंथ्स कवर कर लो, मैं भी बच्चों को ये कहता हूँ कि यार 3 कर लो, 4 मंथ्स कर लो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर इतनों को इतना अच्छा कर लोगे ना, क्योंकि जीए में ऐसा तो है नहीं कि अपने को 30-30, 35-35 नंबर आने वाले, वो तो वैसे ही नहीं आने वाले। मैं कहता हूँ कि 15 मार्क्स भी अगर आप अच्छे पेपर में ले आते हो ना, तो वो बहुत बढ़िया होता है। और इजी पेपर में तो वैसे ही नंबर आ जाते हैं अगर आपने पढ़ रखा है तो। पर आजकल जीए जनरली अच्छे लेवल का होता है, ज्यादातर एग्जाम्स में स्कोर करना इजी नहीं होता, और बच्चे अटेम्प्ट खूब करते हैं पर उनके नंबर नहीं आते हैं उतने। तो और जरूरी है। सर सभी गैस और सर सभी गैस वर्क होते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैंने इस एग्जाम में एक भी गैस वर्क नहीं किया है। अच्छा अच्छा। आई थिंक इसीलिए मैंने एक्यूरेसी बहुत मेंटेन की है, आई थिंक हम्म, इसीलिए मेरे क्लियर हो गया ये एग्जाम। सही है सही है। और चलो। गौरव सर बहुत डिटेल में बताते हैं, सर मतलब इतने कुछ बताते हैं, आप सुनोगे तो आपको रिटेन नहीं होगा, आपको वो लिख के याद करना ही पड़ेगा, जब तक आप खुद लिख के नहीं पढ़ोगे आपको रिटेन नहीं होगा, बहुत डेटा होते हैं उनके वीडियो में। अच्छा अच्छा। अच्छा चलो, तो फिर फाइनली अपने रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग के लिए आपने क्या क्या चीजें की, प्री के लिए, मेंस के लिए, और क्या सोर्सेज आपने फॉलो किए, और एसबीआई पीओ मेंस में आपने अटेम्प्ट कितना किया है वो जरूर बताना, क्योंकि सबसे मुश्किल पेपर था एसबीआई पीओ मेंस का रीजनिंग का। यस सर। सर रीजनिंग के लिए मैं आपको ही फॉलो करती थी, जब आपका पहला वो एंट्री आपने जो पेड वाला लॉन्च किया था, तो मैं आपको ही फॉलो करती थी, मैंने आपका फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन वहीं से लिया था एम थ्री का। तो आप बहुत डिटेल से मेंस की क्लास कराते थे, मैंने वो खरीदा था। और प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स सर वो मॉक करते करते तो हो ही जाता है ना, तो आप जो पीडीएफ देते थे ग्रुप में शेयर करते थे क्लास कराने के बाद, मैं वो पीडीएफ हमेशा करती थी। प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट और आपके पीडीएफ बस और कुछ नहीं। और मेंस के लिए मैंने एम थ्री के बहुत क्लास लगाए, उसके बाद मॉक तो सर अवेलेबल है। ठीक है, और एसबीआई पीओ मेंस में क्या अटेम्प्ट किया? तो मेरा एसबीआई पीओ मेंस में ओनली 6 अटेम्प्ट थे रीजनिंग में। पेपर इतना मुश्किल था। इंपॉर्टेंट ये है 6 में से 6 भी आप सही कर लो तो बहुत बढ़िया। अब उसमें क्या पर क्वेश्चन का वेटेज कितना रहता है एसबीआई पीओ मेंस में? मैं भूल गया रीजनिंग में। 1 पॉइंट समथिंग रहता है या कुछ रहता है, 1 पॉइंट कुछ होता है ना, एग्जैक्ट नहीं होता, 1.2 होता है शायद तक। तो अगर वो सर सारी। एक्चुअली हाँ। मैंने एक पजल पकड़ा था, उसमें मुझे 40 मिनट्स लग गए, पजल सॉल्व नहीं हुआ, उसके बाद हाँ। मेरे पास 20 मिनट्स ही थे, तो मैंने अपने आप को काम रखा और लगा, मैंने सोचा कि नहीं 20 मिनट्स में मिसलेनियस कर लेते, एक दो हो, एक दो मार्क्स तो आ जाएंगे। तो हम्म। उसमें से मैंने 6 अटेम्प्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आपके वाले एसबीआई पीओ मेंस में डेटा सफिशिएंसी था क्या? सर था एक दो था शायद। डेटा तो मैंने सफिशिएंसी वाले बहुत डुएबल दिन थे, से 2 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन ऐसे हाँ, कुछ था। एक तो मुझे याद है कि एक तो डेटा सफिशिएंसी सॉल्व हो रहा था, और एक आध कुछ मिसलेनियस का थोड़ा सा और था, बाकी तो कुछ भी नहीं था, बाकी क्रिटिकल भरा हुआ नहीं था। था।
और क्रिटिकल तो मैं कभी भी करती नहीं हूँ। मैंने आपसे एक पूछा था तो आपने बताया था क्रिटिकल मत किया करो, तो क्रिटिकल मैं कभी भी नहीं, मतलब मैं अगर एक भी अटेम्प्ट करूँ, एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ रीजनिंग का, तो मैं एक ही करूंगी, लेकिन मैं क्रिटिकल नहीं करूंगी क्योंकि मैं उसमें कॉन्फिडेंट ही नहीं। उसमें एसबीआई पीओ मेंस वाले में एक पजल थी जो शायद बन सकती थी अगर, क्योंकि बाकी पूरे पेपर में कुछ नहीं था ना, उस पजल को अपने जैसे 20 मिनट्स के राउंड भी दे देते सही से तो शायद बन जाती, पर पेपर के प्रेशर में पजल का भी ऐसे ही होता है यार। पेपर बहुत डिफिकल्ट था, मेरे तो ये मानना है कि कोई बच्चा 8-9 मार्क्स भी अगर सिक्योर कर पा रहा है, जैसे क्वांट्स में माहौल रहता था ना पीओ मेंस में कि सर 7-8 मार्क्स भी आगे तो भी बहुत बढ़िया है, वैसा रीजनिंग का इस बार सिनेरियो था आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए भी, एसबीआई पीओ मेंस के लिए, दोनों में रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट आई थी क्योंकि मिसलिनियस का पोर्शन ही नहीं था और इनपुट आउटपुट का पता नहीं चल पा रहा था पैटर्न, तो वो थोड़ा वो सा। मैंने 3-4 स्टेप कर लिया था, उसके बाद लास्ट में पता ही नहीं चल रहा था कि हाँ, क्या होगा। 3 स्टेप में एक क्वेश्चन शायद मिल एक रहा था। क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन, हाँ, एक या दो क्वेश्चन दिख रहा था, तीन हाँ, वही क्वेश्चन बच्चों ने भी वही उतना ही किया, उसके बाद मिल ही नहीं रहा था किसी को। चलो ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट है, 6 क्वेश्चन 1.2 मार्क्स, तो लगा लीजिए कितना हो जाएगा, 7 मार्क्स हो गया आपके, 7.2 मार्क्स के अराउंड हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा किया आपने। अब अपने इसके अलावा इंटरव्यू वाले पे और आ जाते हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे की। सर इंटरव्यू के लिए जब मैंने अनअकैडमी लिया था, तब मैं अभिजीत सर की जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस है वो मैंने नोट करके रखा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आरआरबी पीओ के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, तो वो नोट्स मुझे पूरा याद थे। और एसबीआई पीओ के इंटरव्यू के टाइम मेरी जी की शादी थी, घर पे अच्छा शादी का माहौल था। तो अच्छा। मैंने, और इंटरव्यू के लिए मैं यहाँ पे जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे नॉलेज गार्डन करके एक सर, वहाँ पे एक सर है, वो सर ने मुझे आरआरबी पीओ के टाइम 2 इंटरव्यू का, कई सारे इंटरव्यू के मॉक लिए। एसबीआई पीओ मैंने कोई मॉक नहीं दिया, एसबीआई पीओ में वही एक्सपीरियंस मेरा काम आ गया। इसके अलावा अब अपने कौन कौन से रिजल्ट अवेटिंग है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, कोई एसबीआई क्लर्क। सर मेरे आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क अवेटिंग है। अच्छा, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई, तो फिर तो आप एसबीआई पीओ में जा ही रहे हो, तो कोई इसमें है ही नहीं। आपने कोई इसका इंश्योरेंस के अभी कई रिक्रूटमेंट निकले हुए थे, उनमें से एग्जाम्स दिए थे किसी के। नो सर, नो। नहीं दिए थे, ओके ओके। तब अपने आगे की क्या प्लानिंग है, एसबीआई पीओ बनने के बाद कुछ आगे प्रिपरेशन करोगे या फिर ठीक है अब अपने इसमें लाइफ है। नहीं सर, मैं इससे भी सेटिस्फाइड हूँ। मुझे एसबीआई क्लर्क मिल जाती, मैं उसमें भी खुश होती, पर एसबीआई पीओ मिल गए तो मैं इससे हाँ, सेटिस्फाइड हूँ। चलो बढ़िया बढ़िया, पर मैं फिर भी कहूंगा कि कोई बच्चा अगर एसबीआई पीओ निकाल पाता है तो मेरा मानना है कि वो टैलेंटेड है इससे बेटर जॉब के लिए। मतलब अगर आप एसबीआई पीओ निकाल रहे हो, एसबीआई पीओ अच्छा जॉब है, सैलरी भी अच्छी है, पर मेरा मानना है इतना कंपटीशन रहता है, इतना डिफिकल्ट एग्जाम रहता है कि कोई बच्चा अगर निकालता है तो वो डिजर्विंग है इससे बेटर पोस्ट के लिए। तो सोचना थोड़ा उसके बारे में, आगे आरबीआई वगैरह के लिए सोचना। आप जैसे आप वेस्ट बंगाल से हो ना। सर मैं आसाम से हूँ। अच्छा, आसाम से, तो गुवाहाटी के लिए जैसे अपने ने आरबीआई की तैयारी की, असिस्टेंट की कर सकते हैं, असिस्टेंट तो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, बट मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो एसबीआई में पीओ लग रखे हैं, उनका आरबीआई असिस्टेंट क्लियर हुआ, वो आरबीआई असिस्टेंट बन गए। नहीं तो इससे बेटर अपने आरबीआई ग्रेड बी का भी हो सकता है, अगर घर से जैसे एसबीआई पीओ बने हो तो घर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। आरबीआई ग्रेड बी का ये है कि ज्यादातर लोगों की पोस्टिंग मुंबई होती है, उसकी सैलरी भी अच्छी है, आपको ऑर्गेनाइजेशन भी पता है कितनी ज्यादा रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है। सोचना आगे उसके बारे में। अच्छा, 2024 के जो बच्चे हैं उनको आप क्या क्या सजेशन दोगे, थोड़ा डिटेल में उनसे बात करो अपने स्ट्रगल्स को लेते हुए, आपका जो 5 ईयर इवन 6 ईयर टचिंग जो लंबा जो टाइम रहा था, बहुत बच्चे नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं, 1 साल की ही जो फेलियर्स है उसी से बाउ डाउन हो जाते हैं, उसी से डिफिटेड फील करके छोड़ देते हैं चीजों को। तो जैसे जिन बच्चों को, मेरे ऐसे मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनको 3 इवन 4 4 5 5 साल हो चुके हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली उनका 5वां साल रहेगा जब ये सारे रिजल्ट आएंगे, या चौथा तीसरा साल रहेगा। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहोगे, या फिर जो बच्चों को 1-2 साल ही हुआ है उनको आप क्या कहोगे कि कैसे आगे कंटिन्यू किया जाए, कहाँ से वो स्ट्रेंथ निकाली जाए कि अपने कंटिन्यू कर पाए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कोई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो हम एक ही एग्जाम को टारगेट करें। अगर हम बैंकिंग करें तो बैंकिंग करें, अगर हम एसएससी कर रहे हैं तो एसएससी करें। एक ही एग्जाम को टारगेट करके उसी में हमें वर्क करना चाहिए। और हमेशा कंसिस्टेंसी अगर एग्जाम में मेन है, मतलब कंसिस्टेंसी आपको हमेशा रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब 2-3 दिन मैंने भी गैप दिए हैं बहुत, कभी कभी मैंने 1 वीक तक गैप दिए, बट जब मैं बैठी तो फिर से डबल स्टेमिना लेकर, डबल स्ट्रेंथ लेकर बैठी। तो कंसिस्टेंट, और जब हम एग्जाम के लिए स्पेशली मेंस के जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं सर, अपने आप को काम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे टाइम एसबीआई में फर्स्ट टाइम शायद रीजनिंग आता है, तो रीजनिंग में मैंने 6 अटेम्प्ट किया था। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत ठंडा रखा, ऐसा लगा कि ठीक है और बाकी है, डिस्क्रिप्टिव बाकी है, देन इंग्लिश बाकी है। तो अपने आप को काम और कंपोज करके एग्जाम देना चाहिए सर, मैं वही बोलूंगी। सोनाली ने अपने इनसाइट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव से याद आया, डिस्क्रिप्टिव अपने ने मिस कर दिया, डिस्क्रिप्टिव की आपने क्या किया था ये और बता दो। सर गौरव सर ने आरआरबी एसबीआई के टाइम, आई थिंक ना आरबीपीएस पीओ के टाइम, सर ने 1 रुपीज में सर ने वो डिस्क्रिप्टिव कोर्सेज लॉन्च किए थे। मतलब कैसे वो पैटर्न लिखने हैं, कैसे ऐसे के पैटर्न लिखने हैं, कैसे लेटर के पैटर्न है, तो वो मैं देखती गई थी। अच्छा अच्छा। और और बाकी फिर रीडिंग की थोड़ी डेली सारी है। आप डेली कितना टाइप करते हैं, जैसे लेट्स से कि अपना प्री का रिजल्ट आ चुका है, मेंस के में कुछ दिन बचे हैं, लेट्स सपोज कि 15 दिन बचे हैं, तो 20 दिन बचे हैं, तो आप डेली क्या दो, एक लेटर एक ऐसे, या फिर अल्टरनेट कैसे करते थे, कितना टाइप करते थे आप, जैसे टाइपिंग वाली स्पीड अपनी बनी रहे, एक हैबिट बन जाए।
सर मैंने मेंस के 1 हफ्ता पहले ही मैंने सिर्फ टाइपिंग प्रैक्टिस की थी, उससे पहले मैंने कभी भी नहीं किया। अच्छा अच्छा, 1 वीक सफिशिएंट था आपके लिए ना। हाँ, सफिशिएंट था। चलो, इसके अलावा एक चीज और जो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी जैसे कि जर्नी बड़ी रही, 3 इयर्स 4 इयर्स, जैसे बाकी बच्चों के आपके इवन 5 to 6 तक भी चला गया। तो इस पूरी जर्नी में पेरेंट्स के सपोर्ट का क्या रोल रहा आपके लाइफ में, आपके फ्रेंड्स के सपोर्ट का क्या रोल रहा, या नहीं आपको खुद से निकालना पड़ा, कैसे जो आसपास की आवाजें थी, जो अंदर से जो आवाज, उनको कैसे आपने शांत रखा, या फिर उन्होंने सपोर्ट किया, या फिर क्या थी वो जर्नी, थोड़ा सा वो भी आप शेयर करें सबके साथ। सर पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव रहे। पापा मुझे हमेशा बोलते कि तुम एक ना एक दिन क्लियर कर ही लोगी, मुझे विश्वास है। मेरे ताऊ जी वो मुझे लेके गए एग्जाम देने, उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है इस एग्जाम के क्लियर करने में। तो पेरेंट्स से सर हमेशा पॉजिटिव सपोर्ट ही मिला है। उन्होंने कभी भी मुझे नहीं रोका, कभी भी मैं नहीं पढ़ती थी तो वो भी कुछ नहीं बोलते थे। उनका था कि हाँ मैं क्लियर कर लूंगी एक ना एक दिन। मुझसे ज्यादा मेरे पापा पर मुझे भरोसा थी कि मैं कर लूंगी एक ना एक दिन। और फ्रेंड्स भी हमेशा सपोर्टिव रहे, सर उनको लगा था कि मैं क्लियर एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगी। चलो बहुत अच्छे है यार, आपका तो बहुत पॉजिटिव सिनारियो है कि पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया, और जरूरी होता है किसी भी बच्चे को अच्छा करने के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा क्रूशियल रहता है। पेरेंट्स का सपोर्ट ही मेन होता है, क्योंकि बाहर वाले बहुत कुछ बोलेंगे लेकिन आपको वो नहीं सुनना है। आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे काम करना है और अपने जस्ट एम को रखना है कि मुझे एक ना एक दिन क्लियर करना ही है, वही मेन है। चलो जी, वेरी गुड। तो सोनाली का कहना है कि आसपास की जो बाहर के लोगों की आवाजें तो बिल्कुल ही बाहर रखो, अंदर एंटर ही नहीं होनी चाहिए नेगेटिव एनर्जी अपने सिस्टम की। और पेरेंट्स का सपोर्ट क्रूशियल होता ही है, क्योंकि उससे जो स्ट्रेंथ मिलती है ना कंटिन्यू करने की, वो अलग ही लेवल पे होती है। बहुत बड़ा जो बोझ है वो हट जाता है, या कई बार अपने फील ऐसे करते हैं ना कि यार अब तो क्या करें आगे, फिर पेरेंट्स का वो सपोर्ट मिल जाता है तो वो एक बूस्टर होता है हमेशा। यार चलो, यस। मम्मी पापा का सपोर्ट है, और कोशिश करेंगे और बेहतर करेंगे। हमें शायद विश्वास नहीं है पर घर वालों को पूरा विश्वास है, तो कोई कारण नहीं होगा, घर वाले हैं अपने से ज्यादा समझदार है, उनको विश्वास है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही हमें। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है सोनाली, फिर अपने ने ऑलमोस्ट सभी चीजों के बारे में बात कर ली है, और आपकी आगे की जर्नी के लिए मेरी तरफ से, आई एम श्योर जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सबकी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक है। बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, जीवन में और भी बहुत अच्छा अच्छा करो। और आपकी स्टोरी बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए, जो भी बच्चा देख रहा है, जो आज फील कर रहा है या कल फील कर रहा है। कुछ महीने पहले आरआरबी का भी रिजल्ट आया, तो उस टाइम भी काफी बच्चे फील कर रहे थे कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स थे। आरआरबी में मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, आरबीपीओ में भी नहीं हुआ, क्लर्क में भी नहीं हुआ। तो फाइनली देख लो, कुछ ना कुछ देख अच्छा ही होता है जो। देख लो सोनाली का, मैं उस टाइम भी बच्चों को कह रहा था कि बहुत सारे एसबीआई पीओ तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका आरआरबी में सिलेक्शन ही नहीं होता है, वो फिर भी एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। तो सोनाली भी आपके सामने एग्जाम्पल है। तो अपने को खुद पे विश्वास रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्किंग रहना है, और अपना 100% हमेशा देने की कोशिश करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, मैं हमेशा मैं बोलता हूँ, प्रिपरेशन के बराबर होती है कि पेपर अटेम्प्टिंग आपके स्किल्स कैसे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जिनको देख के आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे साथ ही पढ़ता था, मेरे से धीरे करता था सवाल, मेरे से कम करता था, फिर इसका सिलेक्शन क्यों हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। ऐसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर हमने स्टडी ग्रुप बना रखे थे ऑनलाइन, अब मेरे साथ वाला ही हो गया, मेरे मेरे जितना ही था या मेरे से कम लगता था, मुझे तो कैसे हो गया। क्योंकि वो पेपर ज्यादा अच्छे से आपसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। सिचुएशन में जैसे सोनाली ने कहा, ज्यादा कूल रहते हैं, कंपोज रहते हैं, पैनिक नहीं करते, क्योंकि पैनिक करना बहुत ईजी, और एक बार आपने पैनिक किया, पैनिक करना बहुत ज्यादा कंटेजियस है, वो फैलता ही जाता है फैलता ही जाता है, मतलब वो थ्रू आउट द पेपर आपका पूरा पेपर खराब कर देता है। फिर आपने क्या पढ़ा है, क्या लेवल की प्रिपरेशन करी है, वो मैटर ही नहीं करती, क्योंकि आप रहते ही नहीं हो, आप तो अलग ही इंसान बन जाते हो, पूरी तरह से एकदम बिखर जाते हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप पहले से सीखें कि हमेशा खुद को शांत रखना है, खुद से, जैसे सोनाली कह रही है कि खुद से बात करते हुए, जैसे खुद को उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आगे मैं डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव में अच्छा कर लूंगी। या फिर इवन आप ये भी कह सकते हो कि यार मेरे से कम हुए तो हो सकता है बाकियों से भी कम ही हुए हो, क्योंकि लग तो पेपर मुश्किल ही है, इजी होता तो मैं भी ज्यादा कर लेती। क्यों? तो ये भी पर्सपेक्टिव खुद के दिमाग को, मतलब अपने दिमाग को भी थोड़ा सा फुसला के समझा के रखना पड़ता है, क्योंकि वो नेगेटिव तरफ बड़ी जल्दी जाने लग जाता है पेपर में। तो समझाते हुए आगे बढ़ने से काफी फायदा मिलता है। आपके सामने एग्जाम्पल है सोनाली का। तो ठीक है तो मैं और एक चीज सोनाली, ऐड हाँ करना जाते चाहूंगी। जाते आप जो बच्चों के लिए कहना चाहते हैं वो कह दीजिए, फिर अपने कंक्लूड करें। और एक ऐड करना चाहूंगी, मैंने अपनी प्रिपरेशन की 95% टाइम मोबाइल से ही किया है सर। मैंने लैपटॉप यूज नहीं किया, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे नेटवर्क, मैंने कल भी आपको बताया था, हाँ वहाँ पे हाँ। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम है। तो वो नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेस रहने पड़ेंगे, हम अपने मोबाइल से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने प्रीलिम्स तो हमेशा मोबाइल से ही किया, प्रीलिम्स के मॉक मेंस में मैंने कभी कभी लैपटॉप यूज किए, पर वहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं होते, जो ग्राफ होते हैं वो ग्राफ डिस्प्ले नहीं होते थे, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। तो मैंने अपनी पूरी जर्नी अपने मोबाइल फोन से ही कंप्लीट की। अच्छा अच्छा। तो सोनाली कह रहे हैं कि लैपटॉप होना कोई जरूरी नहीं है, आप मोबाइल से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, बस वो चाह होनी चाहिए, वो आपके अंदर आग होनी चाहिए कि यार कुछ करना है जीवन में, तो मोबाइल भी सफिशिएंट होता है। तो ठीक है सोनाली, थैंक्स अ लॉट यार फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा थैंक लगा आपसे यू। बात करके। और गाइज आप लोगों को कैसा लगा, और आप अपनी तरफ से सोनाली से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सोनाली को बोलूंगा कि टाइम टू टाइम एक बार कमेंट सेक्शन देख लें कि कोई स्पेसिफिक क्वेरी आपकी तरफ से हो सोनाली के लिए, कि मैम कुछ ना ऐसे 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 प्रिपरेशन की रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो वो आप जरूर जरूर पूछिएगा। कमेंट का रिप्लाई आपको मिलेगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे।